कहानी शुरू होती है 13वीं सदी की शुरुआती दहाइयों से, जहां एक तरफ मंगोल सल्तनत अपने लीडर चंगेज खान की हुकूमत में एक बड़ी ताकत बनती जा रही थी और अपने सामने खड़े होने वाली हर सल्तनत और कबीले को मिटाती जा रही थी। बड़े बड़े कबाइल चंगेज खान की ताकत के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर लेते, वरना उनके कबीले का नामो निशान मिटा दिया जाता। इन्हीं हालात में एक छोटा सा तुर्क कबीला मंगोल हमलों से जान बचाकर आज के सीरिया से तुर्की की हदूद में दाखिल होता है। इस कबीले के सरदार का नाम था अर्तुगरुल। जो भी इस सरहद की हिफाजत करेगा उसी का होगा मुस्तकबिल। जब तक इस तुर्क की सांस बाकी है खेल खत्म नहीं होगा। ये आज से 1000 साल पहले का नक्शा है, जब दुनिया में दो बड़ी ताकतें मौजूद थीं। एक तरफ अनातोलिया, आज के तुर्की से लेकर मशरकी यूरोप तक बाज़ंतीनी सल्तनत थी, और इसके साथ ही दूसरी तरफ तुर्कों की एक बहुत बड़ी सल्तनत सल्जूक अम्पायर थी। इन दोनों सल्तनतों की दरमियानी सरहद गैर वाज़ेह थी, इसलिए इन दोनों में छोटी मोटी झड़पें हमेशा होती रहती। बाज़ंतीनियों ने यह किया कि तुर्कों के हमलों को रोकने के लिए अपनी सरहद पर किलों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। ये किले सरहदी चौकियों का काम करते थे और किसी भी हमला आवर के लिए इन किलों को पार करके बाज़ंतीनी सल्तनत पर हमला करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन बाज़ंतीनियों के ये किले भी तुर्कों को ना रोक सके। सल्जूकियों ने एक एक करके ये किले फतह करना शुरू कर दिए। अपने किलों को इस तरह तुर्कों के हाथों में जाता देखकर बाज़ंतीनी शहंशाह रोमानोस एक बड़ी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया से तुर्कों से जंग के लिए निकला। बाज़ंतीनियों की पेशकदमी का सुनकर तुर्क भी अपने सुल्तान की लीडरशिप में बाज़ंतीनियों से मुकाबले के लिए निकले। तुर्कों का यह सुल्तान कोई और नहीं बल्कि तुर्कों का बहुत बड़ा लीडर सुल्तान अलप अरसलान था। ये ईस्टर्न तुर्की का शहर वोन है और ये तुर्की की सबसे बड़ी झील वोन लेक है। इस झील का पानी नमकीन है, इतना नमकीन कि आम मछली यहाँ जिंदा नहीं रह सकती, और ये तुर्की के टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स में से एक है। इसी झील के किनारे आज से करीब 955 साल पहले यानी 1071 में रोमन शहंशाह रोमानोस अपने 1 लाख के लश्कर के साथ पहुंचा था। दूसरी तरफ अलप अरसलान पूरी कोशिश के बावजूद सिर्फ 30,000 सिपाही इकट्ठे कर सका। ये 30,000 सिपाही रोमन फौज से तादाद में तो कम थे, लेकिन माहिर किस्म के तीरंदाज और घुड़सवार थे। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक वन साइडेड जंग थी, जिसमें एक एक तुर्क सिपाही के मुकाबले पर 3-3 रोमन्स खड़े थे। अलप अरसलान जानता था कि बाज़ंतीनियों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने एक जंगी चाल चली। उसने चुपके से एक लंबा चक्कर काटकर बाज़ंतीनियों के पीछे जा निकला और फिर अचानक हमला करके बाज़ंतीनियों को बड़ा नुकसान पहुंचाने लगा। रूमी फौज कुछ देर गैर मुंज़िम होकर लड़ती रही, लेकिन रूमियों का बड़ा जानी नुकसान होने लगा। रूमियों के साथ दूसरी चीज ये हुई कि उनकी फौज में कुछ तुर्क सिपाही किराए के सिपाही मौजूद थे। इन सिपाहियों ने ऐन मौके पर पार्टी बदल ली और रोमन फौज छोड़कर अलप अरसलान के साथ जा मिले। तीसरी चीज ये हुई कि जंग के दौरान ये अफवाह फैल गई या फिर शायद तुर्कों की तरफ से फैला दी गई कि रोमन शहंशाह रोमानोस मारा गया है। रोमानोस की मौत की खबर जैसी ही उसके सिपाहियों तक पहुंची, रोमन फौज भी मैदान जंग छोड़कर भागने लगी। तुर्क जीत चुके थे। रोमन फौज जो लौ लश्कर के साथ बैंड बाजे के साथ कुस्तुनतुनिया से जंग के लिए निकली थी, सिर्फ 1 दिन में ही जंग हार चुकी थी। तुर्क सुल्तान अलप अरसलान अपने खेमे में मौजूद था कि इसी दौरान एक तुर्क सिपाही सुल्तान के खेमे में दाखिल होता है और एक रोमन सिपाही को सुल्तान के सामने फेंकता है। सुल्तान पूछता है कि ये कौन है। बताया जाता है कि ये रोमन शहंशाह रोमानोस है। अलप अरसलान रोमानोस की गर्दन पर पांव रखता है और फिर कहता है कि अगर तुम जीत जाते और मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम मेरे साथ क्या करते। रोमानोस जवाब देता है कि मैं तुम्हें कुस्तुनतुनिया के बाजारों में घुमाता, फिर तुम्हें जान से मार देता और तुम्हारी गर्दन कुस्तुनतुनिया के चौराहे पर इबरत के तौर पर लटका देता। अलप अरसलान फिर पूछता है कि अब तुम मेरे कब्जे में हो, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। रोमानोस कहता है कि अगर तुम जालिम हो तो मुझे जान से मार दो, अगर मुतकब्बिर हो तो मुझे कैद में डाल दो, और अगर रहम दिल हो तो मेरी कीमत लेकर मुझे आज़ाद कर दो। अलप अरसलान रोमानोस से एक मुआहदा करता है। रोमानोस अपनी जान की कीमत अदा करता है और बदले में अलप अरसलान उसे आज़ाद कर देता है। मुआहदे के तहत बाज़ंतीनी सल्तनत का यह सारा इलाका भी तुर्कों को मिल जाता है। इसके बाद बड़ी तादाद में तुर्क कबाइल इस नए इलाके में सेटल होने लगते हैं। इस जंग के कई साल बाद अर्तुगरुल का कबीला भी मंगोल हमलों से जान बचाकर इसी इलाके में दाखिल होता है। इस वक्त तक सल्जूक सल्तनत भी कोई ज्यादा ताकतवर सल्तनत नहीं रही थी। महल साजिशों का गढ़ बन चुके थे और इख्तियारात सुल्तान से ज्यादा वजीरों के हाथ में होते थे। इन
सारे अंदरूनी मामलात के बावजूद भी ये दम तोड़ती सल्जूक सल्तनत दोनों तरफ से अपने खुले दुश्मनों में घिरी हुई थी। मशरक में मंगोल थे जो मंगोलिया से लेकर बगदाद तक सारे इलाके फतह कर चुके थे और बड़ी बड़ी मुस्लिम अंपायर्स को तारीख का हिस्सा बना चुके थे, और मगरब में बाज़ंतीनी सल्तनत थी जो तुर्की के सारे इलाके को तारीखी तौर पर अपना इलाका समझती थी और किसी भी वक्त उसे वापस लेने के लिए हमला कर सकती थी। अगर आप इस सारे सिनेरियो को एनालाइज करें तो मालूम होता है कि सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन को बहादुर और जंगजू कबाइल की अशद ज़रूरत थी जो उसे मशरक में मंगोलों और मगरब में बाज़ंतीनियों के हमलों से बचा सके। सुल्तान अलाउद्दीन ने यह किया कि अर्तुगरुल के कबीले को अपनी मगरबी सरहद पर यानी बाज़ंतीनी बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही रहने के लिए सोगोत का इलाका दे दिया। इस फैसले से सुल्तान अलाउद्दीन को कई पॉलिटिकल फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ कि सुल्तान की मगरबी सरहद बाज़ंतीनियों के हमलों से महफूज हो गई, यानी अगर बाज़ंतीनी सल्जूक पर हमला करते तो पहले उन्हें अर्तुगरुल के कबीले से टकराना पड़ता, जो कि बाज़ंतीनियों की छोटी मोटी टोलियों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। दूसरा फायदा ये हुआ कि सुल्तान मगरबी सरहद की हिफाजत से बेफिक्र होकर अपनी सारी फौज को मशरक में मंगोलों के खिलाफ जमा कर सकते थे। अर्तुगरुल के कबीले का इस रेड लाइन पर सेटल होना सुल्तान अलाउद्दीन और सल्जूक सल्तनत के लिए तो सूदमंद साबित हुआ, लेकिन एक बहादुर और जंगजू कबीले का इस तरह सरहद पर सेटल होना बाज़ंतीनियों को एक आंख नहीं भाया और उन्होंने हर कीमत पर इस कबीले को निकाल बाहर करने का फैसला किया। इस कबीले पर कई हमले किए, लेकिन यह कबीला अपनी जगह से पीछे नहीं हटा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अर्तुगरुल ने बाज़ंतीनियों के एक दो किले भी फतह कर लिए। सोगोत का ये इलाका दोनों एम्पायर्स की सरहद पर था और इस इलाके पर बाज़ंतीनियों और सल्जूकों का कोई ज्यादा कंट्रोल भी नहीं था, लेकिन ये इलाका ज्योग्राफिकली बहुत अहम था जिस पर अर्तुगरुल का कब्जा था। भले ये इलाका सल्जूक टेरिटरी में आता था, लेकिन हकीकी तौर पर जब सुल्तान अलाउद्दीन से ज्यादा अर्तुगरुल की चलती थी। अर्तुगरुल एक माहिर इंसान था और वो इस इलाके की ज्योग्राफिकल अहमियत को अच्छे से जानता था। उसे मालूम था कि ये जगह दोनों सल्तनतों के बीच शहरक की अहमियत रखती है, क्योंकि चीन और हिंदुस्तान से होने वाली सारी ट्रेड इसी रास्ते से होकर यूरोप तक पहुंचती थी और यूरोपीय मसनूआत भी इसी रास्ते के जरिए मिडल ईस्ट, चाइना और हिंदुस्तान तक पहुंचती थी। इस तरह तिजारती रूट्स पर होने की वजह से अर्तुगरुल ने यहाँ एक छोटा सा बाजार कायम किया। अब यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाला हर काफिला इसी बाजार से होकर गुजरता था। ये ताजर अर्तुगरुल को टैक्स देते और बदले में अर्तुगरुल ने सिक्योरिटी फराहम करता और अपने इलाके से गुजरने की इजाजत देता। इस टैक्स की आमदनी से अर्तुगरुल का कबीला तरक्की करने लगा। वो कबीला जो चंद साल पहले फटे हाल इस इलाके तक पहुंचा था, अब चंद साल बाद वो कबीला अमीर तरीन कबाइल में शुमार होने लगा। इस टैक्स की रकम और जंगी सलाहियत ने जल्द ही अर्तुगरुल को पूरे अनातोलिया में फेमस कर दिया। छोटे छोटे तुर्क कबाइल जो मंगोल हमलों से जान बचाकर सेंट्रल एशिया से अनातोलिया पहुंच रहे थे, वो अर्तुगरुल के कबीले से इत्तेहाद करने लगे। इस तरह अर्तुगरुल की ताकत में इजाफा होने लगा। इस वक्त तक सल्जूक सल्तनत पर मंगोल ऑलमोस्ट काबिज हो चुके थे। सल्जूक सुल्तान अलामती तौर पर मौजूद तो था, लेकिन सुल्तानी पर उसकी गिरफ्त न होने के बराबर थी। अगर अर्तुगरुल चाहता तो सल्जूकों के खिलाफ बगावत करके इस इलाके पर अपनी सुल्तानी का ऐलान कर सकता था, लेकिन अर्तुगरुल ने अपनी जिंदगी में कभी भी सल्जूकों के खिलाफ बगावत नहीं की। वो जब तक जिंदा रहा सल्जूक सल्तनत का वफादार रहा। आज अर्तुगरुल की वफात के बारे में भी सही तारीख मालूम नहीं है, लेकिन कुछ मुसन्निफीन के मुताबिक अर्तुगरुल की वफात 1280 में हुई थी और उसे बोरसा में दफन किया गया। अर्तुगरुल की वफात के बाद उसका बेटा उस्मान कबीले का सरदार बना। ये तुर्कों का खुद अपनी तारीख से मुतालिक वरियन है। आज बहुत से गैर टर्किश मुसन्निफीन इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या अर्तुगरुल नाम का कोई कैरेक्टर वाकई उस्मानियों में था भी या फिर नहीं, क्योंकि 13वीं सदी की किसी तारीखी किताब में अर्तुगरुल का कोई जिक्र नहीं मिलता। हाँ, सिर्फ एक सबूत मौजूद है, ऑटोमन एम्पायर के बानी उस्मान गाजी के दौर का एक सिक्का जिस पर लिखा है कि उस्मान बिन अर्तुगरुल, और ये सिक्का आज भी इस्तांबुल के म्यूजियम में मौजूद है। इस सिक्के से ये तो वाज़ेह हो गया कि अर्तुगरुल नाम का शख्स वाकई तारीख में मौजूद था और वो उस्मान गाजी का बाप था, लेकिन ड्रामे में जो अर्तुगरुल का किरदार दिखाया गया, बाज़ंतीनियों से जंग, मंगोल जर्नैलों से मुकाबला, कबीले में बगावतों का कुचलना और सल्जूक महल में गद्दारों का खात्मा, ये सारी कहानी ड्रामे के राइटर ने अपनी तरफ से घड़ी, क्योंकि ऐसी कोई स्टोरी तारीख की किताबों में नहीं मिलती। यहाँ ड्रामे के राइटर को ये एडवांटेज हासिल हुआ कि 13वीं सदी यानी अर्तुगरुल के बारे में तारीख की किताबों में ज्यादा मालूमात नहीं थी। ड्रामे के राइटर को ये तो मालूम था कि हीरो अर्तुगरुल है और मकसद एक सल्तनत की बुनियाद रखना है, इसलिए उसने बीच की कहानी, बाज़ंतीनियों, मंगोलों और सल्जूक गद्दारों से झड़पें, कबीले के अंदर साजिशों का खात्मा, हत्ता के इब्नुल अरबी जैसे सूफी बुजुर्ग से मुलाकात को भी अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर ड्रामे को सनसनीखेज बना दिया। सल्तनत उस्मानिया के कयाम यानी 1290 से लेकर इसके खात्मे 1924 तक दुनिया अर्तुगरुल के कैरेक्टर से नावाकिफ थी।
सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद भी 90 साल गुजर गए, लेकिन फिर 2014 में ये ड्रामा रिलीज हुआ। अर्तुगरुल का कैरेक्टर जो पहले गुमनामी में था, फिर इस ड्रामे की रिलीज के बाद वो सल्तनत उस्मानिया के किसी भी सुल्तान से ज्यादा मशहूर हो गया। अब यहाँ सवाल यह है कि तुर्की में बड़े बड़े सुल्तान गुजरे, लेकिन तुर्की ने एक गुमनाम सरदार अर्तुगरुल पर ही ये ड्रामा क्यों बनाया? अगर आप थोड़ा डीपली सोचें तो मालूम होगा कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के वक्त तुर्की को यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, और ये ड्रामा बनाकर आज तुर्की ये साबित करना चाहता है कि वो सारे मुसलमानों की लीडरशिप के लिए बेहतरीन इंतखाब होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पर मुखालिफ सियासी पार्टियों की जानब से ये इल्जामात भी लगे कि रजब तैयब एर्दोगान अर्तुगरुल ड्रामे की आड़ में अपने आप को मॉडर्न दौर का हीरो या अर्तुगरुल बनाकर दुनिया और तुर्कों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ड्रामे को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने हर मुखालिफ को ड्रामे के विलन पुर्तुगलू और सादुद्दीन की तरह पब्लिक के सामने पेश करते हैं। बहरहाल ये हकीकत है कि ड्रामे को पॉलिटिकल फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया गया और ड्रामे को ज्यादा सनसनीखेज बनाने के लिए इसमें कई फिक्शंस कहानियां भी ऐड की गई। लेकिन इसके बावजूद ये 21वीं सदी के नौजवानों को जो बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागते हुए अपने कल्चर को भूलते और छोड़ते जा रहे थे, उन्हें अपने कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाने का बेहतरीन इंतखाब था। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि आज फलस्तीन से लेकर कश्मीर तक, बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में मुसलमान ज़वाल का शिकार हैं। ड्रामे में छोटी मोटी फतवाहत देखकर अपने आप को कोई बड़ा 30 मार्का नहीं समझना चाहिए, बल्कि आज दुनिया में मुसलमानों को सर्वाइव करने और अच्छा मकाम हासिल करने के लिए मेहनत, सब्र और मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, जो कि इस ड्रामे का मोरल था।